बहुत दिनों के बाद एक ऐसा जजमेंट आया है जिसकी आरोपी लोग और उनके वकील साहिबान हमेशा इंतजार किया करते थे। यह एक ऐसा जजमेंट है जिसने आरोपी और प्रोसिक्यूशन को एक बराबरी पर रखकर देखा है, वरना तो कानून सब आरोपियों को एक छोटेपन की नजर से देखता आया है। आज के जजमेंट ने कानून को बदलने के साथ साथ कानून की नजर को भी बदला है। अब यह प्रोसीजर आरोपी को अधिक सम्मान दिया करेगी। यह एक मर्डर का केस था। किसी ने नहीं देखा कि किसने मारा है किसने नहीं मारा है, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने ट्रायल के बाद आरोपी को सजा सुना दी। सजा के खिलाफ आरोपियों ने हाई कोर्ट में अपील की तो अपील डिसमिस हो गई और ट्रायल कोर्ट के फैसले को ही हाई कोर्ट के द्वारा मान लिया गया। इसके बाद आरोपी अपनी अपील के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचा। आरोपी वैभव तथा मृतक मंगेश दोनों दोस्त थे और मेडिकल कॉलेज में होम्योपैथी के छात्र थे। 16/9/2010 को दोनों साथ साथ कॉलेज से बाहर निकले। वहीं एक चाय की दुकान थी, उसके मालिक PW3 से बनवाकर चाय पी और वैभव के घर पर आ गए। इसके बाद मृतक मंगेश के पिता ने जब यह पाया कि मंगेश घर नहीं लौटा है तो उन्होंने पुलिस में सूचना दी। अगले दिन 17/9/2010 को मंगेश की डेड बॉडी मिल गई, जिससे पुलिस ने केस को दर्ज कर लिया। आरोपी वैभव पर यह आरोप था कि उसने अपने पिता की सर्विस बंदूक से गोली चलाकर मंगेश को मारा है। साथ ही दो अन्य लड़कों विशाल व आकाश पर भी आरोप था कि उनकी सहायता से वैभव ने शव को ठिकाने लगाने की कोशिश की। हम यहां इस वीडियो में केवल वैभव के केस पर और उसकी अपील पर विचार करेंगे। इस अपील को सुनकर जजमेंट देते समय अपने जजमेंट के पैरा 22 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रोसिक्यूशन तथा आरोपी दोनों के ऊपर जो बर्डन ऑफ प्रूफ आता है उसमें अंतर है। प्रोसिक्यूशन को अपना एविडेंस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना होता है, जबकि आरोपी को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जाने की जरूरत नहीं होगी। इतना काफी है कि आरोपी प्रोसिक्यूशन के एविडेंस में हल्की सी दरार दिखा दे या उसके भीतर कोई एक असंभावना दिखा दे। यदि आरोपी का एविडेंस या उसकी लाइन ऑफ डिफेंस प्रोसिक्यूशन के प्रूफ में थोड़ी भी कमी निकाल सके तो आरोपी की डिफेंस पर प्रोसिक्यूशन के बराबर का ध्यान दिया जाना आवश्यक है। दूसरा पक्ष यह है कि हर पॉइंट पर प्रोसिक्यूशन और आरोपी के द्वारा दी गई परिस्थितियों के तुलनात्मक अध्ययन के बाद ही उनके द्वारा प्रूव्ड और डिस्प्रूव्ड बातों को स्पष्ट करना ट्रायल में जरूरी है और यह ट्रायल कोर्ट को करना होगा। हमने यहां परिस्थितियां शब्द क्यों कहा? क्योंकि इसमें एविडेंस और एविडेंस के अलावा उससे बाहर की चीजें जैसे लाइन ऑफ डिफेंस यह भी शामिल है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन और आरोपी के एविडेंस का तुलनात्मक अध्ययन करना शुरू किया। पहले उन्होंने प्रोसिक्यूशन के एविडेंस की बात की। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि ट्रायल में कुछ बातें प्रोसिक्यूशन ने प्रूव की हुई थीं और वे रिकॉर्ड पर मौजूद थी। इन्हीं के आधार पर ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को सजा भी सुनाई थी। इस केस में आरोपी ने अपनी सफाई भी कोर्ट में दी थी। उसने स्टेटमेंट 313 में भी यही कहा था, लेकिन उस पर न तो ट्रायल कोर्ट का और न ही हाई कोर्ट का ध्यान गया था। आरोपी के खिलाफ प्रोसिक्यूशन द्वारा प्रूव की गई जो बातें थी वो इस प्रकार से हैं, वो रिकॉर्ड पर मौजूद भी थी। पहली बात, मृतक मंगेश की लाश आरोपी के घर में मिली थी। दूसरी बात, आरोपी ने स्वीकार किया था कि उसने ही लाश को डंप करने की कोशिश की थी और डंप किया भी था। आपको याद है ना, शुरू में ही हमने आपको दो सह आरोपियों का नाम बताया था जिन्होंने लाश को ठिकाने लगाने में इस मुख्य आरोपी वैभव की सहायता की थी। तीसरा पॉइंट जो आरोपी के खिलाफ रिकॉर्ड पर था कि आरोपी ने लाश को ठिकाने लगाना, छुपाना और उसकी डिस्कवरी करवाना, यह सब उसने अपने एडमिशन में स्वीकार कर लिया था। चौथी बात है, आरोपी के पिता की पिस्तौल से मारने वाला फायर भी उसने स्वीकार किया था कि यस, यह गोली इसी गन से चली है और यह मेरे पिता की सर्विस पिस्टल है। पांचवा पॉइंट था कि घटना के बाद मंगेश की मृत्यु की जानकारी के बावजूद उसने मंगेश के पिता को लगातार दिलासा दिया कि कोई बात नहीं है, मंगेश आ जाएगा, जबकि मंगेश की मृत्यु उससे पहले ही हो चुकी थी और यह आरोपी की जानकारी में थी। तो कंडक्ट यहां इसका बहुत महत्वपूर्ण था। छठा पॉइंट, वह अपनी सफाई में यह नहीं बता पाया था कि उसके पिता की पिस्तौल मंगेश के हाथों में कैसे पड़ गई थी।
डिफेंस एविडेंस को खंगालने से पहले कोर्ट ने देखा कि इस केस की गवाही में कुछ बातें स्पष्ट नहीं थी, जैसे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह स्पष्ट नहीं था कि मंगेश की मृत्यु हत्या थी या आत्महत्या थी। गोली किस रास्ते से चलकर गन से पहले मृतक की आंख में घुसी और आंख में से फिर खोपड़ी के पीछे से निकलती हुई कमरे के वेंटिलेटर पर टकरा गई थी। कोर्ट ने कहा, इसी पॉइंट पर यदि आरोपी की लाइन ऑफ डिफेंस को भी देखा जाए, और यह ध्यान रखें कि यह लाइन ऑफ डिफेंस हमेशा अपरिवर्तित रही है, इन्वेस्टिगेशन से लेकर कोर्ट के ट्रायल तक आरोपी ने लगातार यही कहा है कि गन को देखकर मृतक खुद को रोक न सका, उसने गन उठाई, उसमें एक आंख से झांकने लगा और गलती से ट्रिगर दब गया। इस ट्रिगर के दबने से ही गोली चली, जिससे वह मर गया। इस केस में महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस केस में कोई भी चश्मदीद गवाह नहीं था, सारा एविडेंस सर्कमस्टांशियल एविडेंस था। अंत तक आरोपी ने कोई भी डिफेंस एविडेंस नहीं दिया था। उसके वकील साहब ने केवल एक लाइन ऑफ डिफेंस ली हुई थी और अपना सारा क्रॉस इसी लाइन ऑफ डिफेंस के चारों तरफ बनाया था। ऐसी हालत में गोली कहां से चलकर कहां पहुंची, जिससे वह आरोपी की खोपड़ी से निकलकर कमरे के वेंटिलेटर से टकरा गई। इस बात पर पोस्टमार्टम डॉक्टर का मत बहुत महत्वपूर्ण होने वाला था, लेकिन डॉक्टर इस बात को समझा नहीं पा रहे थे कि गोली मृतक के सिर से निकलकर वेंटिलेटर तक कैसे पहुंची थी। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल था कि गोली के चलने का सही रास्ता कैसे पता करें, कैसे सही नतीजे को निकालकर इस केस को सॉल्व करें। इस अड़चन को हल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रोसिक्यूशन और आरोपी के एविडेंस को समान महत्व दिया जाना है। यदि समान महत्व दिया जाएगा तो ही हम आरोपी की लाइन ऑफ डिफेंस के ऊपर ध्यान दे पाएंगे, और जो उसने रास्ता सुझाया था, जो उसने अपनी लाइन ऑफ डिफेंस में बताया था, उस पर हम ध्यान दे पाएंगे। आरोपी के एविडेंस को आंख बंद करके नकारा नहीं जा सकता है। यदि गोली आंख से घुसकर सिर के पिछले भाग से निकली थी तो वह कमरे की छत के पास बने वेंटिलेटर तक कैसे पहुंच गई? सिर से बाहर निकलकर वह ऊंचाई में कैसे ऊपर उठी होगी? वैसे भी यह केस सर्कमस्टांशियल एविडेंस पर टिका हुआ था और कोई भी गवाह ऐसा नहीं था जिसने घटना को खुद देखा हो। गोली कैसे ऊपर की तरफ चली गई? प्रोसिक्यूशन का एविडेंस कुछ साबित नहीं कर पा रहा था। एक्सपर्ट चुप थे, भ्रमित थे कि कैसे यह सब कुछ हुआ। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रेजेक्ट्री ऑफ द बुलेट, यानी कि गोली के चलने का रास्ता, इस बात पर ध्यान केंद्रित करके समाधान निकाला। ट्रेजेक्ट्री ऑफ द बुलेट का मतलब है कि गोली कहां कहां से चलकर कहां कहां तक पहुंची। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी गोली का मार्ग आरोपी की आंख में घुसने से लेकर सिर के पिछले भाग में से निकलने तक ही बताया गया था। यानी कि जब तक गोली शरीर के अंदर रही तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने बताया कि वो यहां से यहां गई, लेकिन जब वह शरीर से बाहर निकलकर वेंटिलेटर तक पहुंची तो वहां पोस्टमार्टम रिपोर्ट चुप हो गई। सुप्रीम कोर्ट के सामने यही प्रॉब्लम थी। यहीं इसी पॉइंट पर कोर्ट ने दोनों एविडेंस की बराबरी का सिद्धांत दिया कि अगर प्रोसिक्यूशन इस गुत्थी को सॉल्व नहीं कर पा रहा है तो आओ अब हम आरोपी की डिफेंस को देखें। उस आरोपी की भी तो कुछ सुन लो जिसको आप लोग शुरू से गलत बता रहे हो। कोर्ट ने जजमेंट के पैरा 18 में कहा कि गोली की यह ट्रेजेक्ट्री तभी संभव है जब मृतक बैठा हो और वह काफी पास से बंदूक की नाल में नीचे की तरफ देख रहा हो। इससे आंख नीचे और सिर का पिछला भाग ऊपर हो जाएगा। गोली सिर के पिछले भाग से निकलकर उससे भी और ऊपर की तरफ जाएगी और वह वेंटिलेटर के पास पहुंच जाएगी। वेंटिलेटर भी तो ऊपर ही था। यहां कोर्ट ने कहा जब मृत्यु की प्रकृति हत्या या आत्महत्या क्या है यह भी स्पष्ट ना हो, तो गोली के द्वारा चला गया रास्ता भी स्पष्ट ना हो, तो उसमें अनेक फैक्टर्स देखकर तब परिणाम जाना जा सकता है। ये फैक्टर्स जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए इस प्रकार हो सकते हैं: गोली का प्रवेश कहां से हुआ, घाव का साइज क्या है, घाव किस दिशा में बना हुआ है, शरीर पर घाव की स्थिति क्या है, कहां किस अंग में वह घाव बना हुआ है, गोली का संभावित मार्ग क्या है, एग्जिट घाव कहां बना हुआ है, उसकी दिशा कहां है, एग्जिट घाव के बाद गोली किस दिशा में आगे बढ़ी है, कितनी दूर गई है, वगैरह वगैरह। इन सब बातों पर ध्यान देकर ही गोली और घाव माने वुंड, घाव आदि के बारे में कुछ कहा जा सकता है।
यदि प्रोसिक्यूशन ये सारे फैक्टर्स प्रूव नहीं कर पा रहा है तो ऐसे में कोर्ट को डिफेंस एविडेंस का जायजा लेना होगा कि डिफेंस का क्या कहना है। डिफेंस के लिए प्रोसिक्यूशन की तरह बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जैसा प्रूफ नहीं चाहिए, केवल एक संभावना भी यदि डिफेंस दिखा दे तो चलेगा। यह संभावना केस की परिस्थितियों को सहज रूप में समझाती हो और उसे प्रोसिक्यूशन एविडेंस की तरह स्वीकार किया जा सकेगा। यहां पर हम अपने व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि डिफेंस द्वारा संभावना दिखाए जाने की बात का यह मतलब है कि प्रोसिक्यूशन के एविडेंस के बदले डिफेंस को भी एविडेंस लाने की जरूरत नहीं है। प्रोसिक्यूशन के एविडेंस का क्रॉस करके उसके सामने डॉक्यूमेंट पुट करके अपनी लाइन ऑफ डिफेंस को बनाकर आर्ग्यूमेंट को तैयार करके कैसे भी करके कोर्ट तक डिफेंस को अपनी बात को रखना होगा और यही डिफेंस की लाइन ऑफ एक्शन हो जाएगा। यहां से आगे कोर्ट का काम शुरू हो जाएगा और वह उस तरह से हो जाएगा जैसे कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस वीडियो में बताया है, जिसकी हम चर्चा ऊपर कर चुके हैं। इंडियन लीगल सिस्टम आरोपियों व एडवोकेट्स दोनों की सहायता करता है। हम आपके केस का विश्लेषण करके आपको आपके केस की दशा और दिशा दोनों समझाते हैं कि इसमें आपके लिए क्या क्या संभावनाएं मौजूद हैं या किन किन कानूनी कदमों से आप अपना उद्देश्य प्राप्त कर सकते हो। बेहतर डिफेंस के लिए आप किसी भी कानूनी समस्या पर, चाहे सिविल हो या क्रिमिनल हो, मैट्रिमोनियल हो या प्रॉपर्टी से संबंधित हो, आप कोई कानूनी गलती करने से पहले हमसे परामर्श ले सकते हैं ताकि रोज रोज अपील और रिवीजन के चक्कर में ना पड़े और गैर जरूरी झंझटों से बचे रहें। कानूनी चमत्कारों से भरा हुआ हमारा क्रॉस एग्जामिनेशन भी आप प्राप्त कर सकते हो, जिससे आपकी सफलता की गुंजाइश बहुत बढ़ जाती है। अपने केस को हमारे साथ तैयार करके आप एडवोकेसी के गूढ़ रहस्य जान सकते हो, उनमें मास्टरी प्राप्त कर सकते हो। चेक बाउंस के 138 के मुकदमों की नोटिस संबंधी गलतियों को करने से बच सकते हो। तत्काल इंडियन लीगल सिस्टम के मेंबर बनिए, कानून के सब रहस्यों को जानिए, सीखिए। आपसे दोबारा मुलाकात होने तक प्रणाम।